आज की कहानी एक ऐसे अपराध की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना आपको कई दिनों तक बेचैन कर सकती है, क्योंकि यह एक साधारण किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित एक रूह कंपा देने वाली घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। यह कहानी दिल्ली के गोल मार्केट में स्थित एक सरकारी फ्लैट की है, जहां सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी के साथ रहता था। सुशील शर्मा एक मशहूर राजनीतिक पार्टी का नेता था, लेकिन जुलाई 1995 में उसने ऐसा अपराध किया जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 2 जुलाई 1995 की शाम को जब सुशील शर्मा अपने काम से लौटकर घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नैना किसी से फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही नैना ने सुशील को देखा, उसने तुरंत फोन रख दिया। सुशील ने जब पूछा कि किसका फोन था तो नैना ने कहा कि यह सिर्फ एक रॉन्ग नंबर था। इसके बाद नैना किचन में चली गई। सुशील को पहले से शक था कि नैना का कॉलेज दोस्त मतलूब करीम के साथ संबंध है, और इस शक के चलते उसने करीम से इस बारे में बात भी की थी। करीम ने तब कहा था कि नैना सिर्फ उसकी एक दोस्त है, लेकिन उस शाम सुशील के शक को और बल मिला जब उसने रीडायल बटन दबाया। फोन के दूसरी तरफ से करीम की आवाज आई, जिसे सुशील बखूबी पहचानता था। यह सुनते ही सुशील का गुस्सा भड़क उठा। वह नैना के पास भागता है और उससे झूठ बोलने की वजह पूछता है। नैना ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सुशील को कुछ भी समझ नहीं आया। उसके गुस्से ने उसकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया। नैना किचन के बाहर खड़ी थी और सुशील ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और उस पर 3 गोलियां चला दी। पहली गोली छत से टकराई, दूसरी नैना की गर्दन में लगी और तीसरी गोली उसके सिर पर लगी। गोली लगते ही नैना की मौके पर ही मौत हो गई। नैना की मौत के बाद सुशील को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा, यह कहते हुए कि जो कुछ भी हुआ वह गुस्से में हुआ। उसका यह कदम कोई पहले से योजना बनाकर नहीं उठाया गया था। सुशील शर्मा अब लाश के पास बैठा हुआ घबराहट महसूस करने लगा। उसे यकीन हो गया कि अब वह भी बच नहीं पाएगा। अचानक वह खड़ा हुआ और अंदर जाकर एक बड़ा पॉलिथीन बैग ले आया। लाश के आसपास बिखरे खून को साफ करते हुए उसने नैना साहनी की लाश को उस बैग में डाल दिया। वह बाहर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर लाश से भरे बैग को घसीटते हुए अपनी मारुति कार के पास ले गया। उसने लाश को कार की डिग्गी में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गोल मार्केट से निकलकर वह यूं ही सड़कों पर घूमता रहा, सोचते हुए कि इस लाश का अब क्या किया जाए। आखिरकार उसने जो कदम उठाया वह दिल दहलाने वाला था। गाड़ी चलाते वक्त उसके दिमाग में यही डर था कि कहीं पुलिस चेकिंग न हो जाए। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वह अपनी पत्नी की लाश को आईटीओ पुल से यमुना नदी में फेंक सकता है। वह तुरंत गाड़ी घुमाकर आईटीओ पुल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि इतनी रात में भी ट्रैफिक बहुत था। उससे डर लगने लगा कि कहीं कोई उसे देख न ले, क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था और लोग उसे पहचानते भी थे। पकड़े जाने के डर से उसने अपना इरादा बदल दिया और गाड़ी वापस घुमा ली। फिर वह कनॉट प्लेस पहुंचा और बगिया रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, जो अब शंग्रीला होटल है। उसने गाड़ी पार्क की और सीधे रेस्टोरेंट के अंदर भागा। उस वक्त रात के करीब 10 बजे थे और अंदर बहुत से लोग खाना खा रहे थे। यह रेस्टोरेंट केशव का था, जो सुशील का करीबी दोस्त था। सुशील केशव के पास पहुंचते ही उससे रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने को कहा। उसने कहा कि किसी को भी खाना न दिया जाए और कह दो कि खाना खत्म हो गया है। केशव ने जब सुशील की आवाज में घबराहट महसूस की तो वह भी चौंक गया। पहले उसने थोड़ी आपत्ति जताई, लेकिन सुशील की सख्त हिदायत के बाद वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। केशव ने नए ग्राहकों को अंदर नहीं आने दिया और जो लोग पहले से अंदर थे उन्हें भी जल्दी से बाहर निकाल दिया। रेस्टोरेंट की सभी लाइटें बंद कर दी गईं और कर्मचारियों को भी घर भेज दिया गया। ढाबे में अब सिर्फ सुशील शर्मा और केशव ही थे। इस मौके पर सुशील पहली बार केशव को अपनी पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और अब इस लाश को ठिकाने लगाना है। सुशील आगे कहता है कि इस लाश को कोई न ढूंढ सके, इसके लिए उसे तंदूर में जला देना ही एकमात्र रास्ता है। यह सुनते ही केशव के होश उड़ जाते हैं, लेकिन पुराने दोस्ती के नाते वह सुशील की मदद करने का फैसला करता है। रात के अंधेरे में दोनों कार से नैना साहनी की लाश निकालकर उस रेस्टोरेंट के अंदर ले आते हैं। इस रेस्टोरेंट में एक बड़ा तंदूर लगा हुआ था, जिसमें उस दिन रोटियां भी बनी थीं, इसलिए तंदूर में अभी थोड़ी आग बाकी थी। सुशील और केशव लाश को तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन आग इतनी तेज नहीं थी कि पूरी लाश को जला सके। आग को तेज करने के लिए वे पोस्टर और कागजों की रादियां तंदूर में डालते हैं, पर आग बढ़ नहीं रही थी।
ऐसे में सुशील बटर मांगता है और उसे तंदूर में डाल देता है। बटर डालते ही आग तेज हो जाती है और नैना की बॉडी जलने लगती है। सुशील जल्दी से लाश को पूरी तरह जलाना चाहता था, इसलिए उसने और बटर डाल दिया। आग इतनी तेज हो गई कि उसकी लपटें बाहर तक दिखने लगी। पास में सब्जी बेचने वाली अनारो नाम की एक महिला आग देखकर शोर मचाने लगती है। उसी वक्त एक पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नजीर वहां से गुजर रहा था। अनारो की आवाज सुनकर वह रुकता है और दीवार पर चढ़कर अंदर झांकता है। उसे अंदर 2 आदमी खड़े और आग लगी दिखती है। अब्दुल अंदर आता है और केशव से पूछता है, यहां आग क्यों लगी है? केशव जवाब देता है, कुछ पुराने कागज और पोस्टर जलाए हैं। अब्दुल उसे सावधानी बरतने की सलाह देकर बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसे अजीब सी गंध आती है, जैसे बाल और मांस जल रहा हो। उसे शक होता है और वह वापस अंदर जाता है। इस बार वह तंदूर की तरफ बढ़ता है और जैसे ही तंदूर में झांकता है, उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तंदूर के अंदर उसे एक जला हुआ हाथ नजर आता है। वह तुरंत बाहर निकलता है और पीसीआर को फोन करता है। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील वहां से भाग चुका होता है। पुलिस तंदूर की आग बुझाती है, तब तक नैना की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी होती है। पुलिस सुशील को पकड़ने में नाकाम रहती है, लेकिन केशव को गिरफ्तार कर लेती है और लाश को मोर्चरी में भिजवा देती है। जब इस घटना की खबर करीम तक पहुंचती है, तो वह मोर्चरी पहुंचता है और जली हुई उंगलियों में पड़ी एक अंगूठी से पहचान लेता है कि यह नैना साहनी की लाश है। बाद में सुशील अपना हुलिया बदलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाता है और सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। हालांकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि यह कत्ल कोई सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि गुस्से में अचानक हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं कि एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।